Hello, good morning students. Welcome to RPDM Academy. Hope you people are doing well for your board examinations. And from the point of examinations, I'm going to explain you the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. In previous lecture, I discussed with you the role of Napoleon Bonaparte. And today, I will describe you the concept of what measures and what reformation Napoleon Bonaparte led in the territories where he controlled. Fine. So as you can see on the board, today we will start the concept from the Civil Code of 1804. As already I told you, Napoleon Bonaparte became the ruler of France in 1804 as he was सेरेमोनियली एक्सेप्टेड बाय सीनेट. सीनेट एक ऐसी बॉडी थी जो कि क्या करती थी, किसी को भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते थे वो बनाने का काम करती थी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एम्परर. तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को सीनेट ने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था और उसे फ्रांस का रूलर डिक्लेयर कर दिया था. फाइन. अब नेपोलियन बोनापार्ट ने, भाई ऑब्वियसली वो एक मिलिट्री लीडर था, उसने क्या क्या, नो डाउट कि वो जहां जहां गया he swiped away the democratic rule and he set up what, his own control. ठीक है, his own rule, his military rule. but मिलिट्री रूल सेटअप करने के साथ साथ उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए. अब उन सुधारों में ऐसे कौन कौन से सुधार थे जिसके लिए नेपोलियन बोनापार्ट को आज भी याद किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज में. फाइन. देखिए बेटा जी, बिफोर 19th सेंचुरी अगर आप देखते हैं जो यूरोप का मैप आज हमारे पास है, जिसमें डिफरेंट नेशन स्टेट्स हैं, अलग अलग फ्रीली स्टेट्स हैं, जैसे इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है. फाइन. ये सारे टेरिटरीज आपको बिफोर 19th सेंचुरी के मैप में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम पर तो नेशन स्टेट डेवलप ही नहीं हुए थे. ठीक है, इसके लिए फ्रांस के लोगों ने, यूरोपियन पीपल ने एक लॉन्ग रेवोल्यूशन किया, एक लॉन्ग लड़ाई लड़ी, जिसके बाद वहां पर इंडिपेंडेंट नेशंस बन पाए. फाइन. सो अब देखिए, लेट्स सी अबाउट द नेपोलियन कोड. सो द सिविल कोड ऑफ 1804 कि जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में पावर में आ गया, कहां पर, फ्रांस में पावर में आ गया, तो उसने कौन कौन से सुधार लागू किए और उन्हीं रिफॉर्म्स को क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड कहते हैं. यहां से एग्जामिनर बहुत बार 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही डिड, ही एबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बाय बर्थ. कि जन्म से ही जो भी सुविधाएं मिलती थी, जैसे कि किस किस को मिलती थी, क्लर्की ग्रुप था और नोबिलिटी था. फाइन. जिनको सारी की सारी फैसिलिटीज बाय बर्थ मिलती थी, उन्हें इसके लिए कोई भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी. ही रिमूव्ड ऑल दीज फैसिलिटीज. प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है बेटा, फैसिलिटी, सुविधाएं जो भी मिलती थी बाय बर्थ, उसको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उस पॉलिसी को ही खत्म कर दिया. नेक्स्ट उसने क्या सेटअप किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के अकॉर्डिंग हर पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हर सिटीजन के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा. ठीक है, सेम क्राइम करने वाले को सेम ही पनिशमेंट मिलेगी. फाइन. नेक्स्ट व्हाट ही डिड, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी. कि जो भी, जिसके पास जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको किसी भी कंडीशन में उसे ग्रैब नहीं किया जाएगा, अनेक्स्ड नहीं किया जाएगा. तो ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी. अब उसने ये जो 3 मेजर्स लागू किए, वो कहाँ किए, उन एरियाज में किए जहां पर फ्रांस का डायरेक्ट कंट्रोल था, जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट का डायरेक्ट कंट्रोल था. रेस्ट ऑफ द रीजन्स जहां पर उसने क्या किया, अपनी फ्रेंच आर्मीज को भेजा. किस चीज के लिए, जो एक आइडिया था जो फ्रेंच आर्मीज कैरी कर रही थी. आइडिया कौन सा आइडिया, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन स्टेट. जैसे कि कौन कौन सी जगह पर, एज यू कैन सी इन डच, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी. इन रीजन्स में जहां जहां फ्रेंच आर्मीज पहुंची, वहां वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से सुधार किए, कौन कौन से मेजर्स लागू किए. लाइक एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम. अब समझने की जरूरत है कि फ्यूडल सिस्टम क्या था. Feudalism was a practice in which the land is given by the church people to the nobility, and these noble people, जो elite group होते थे, जो rich section था सोसाइटी का, ये नोबल उसी लैंड को किसको दे देते थे बेटा, पीजेंट्स को दे देते थे. किस चीज के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, और बदले में उन पीजेंट से टैक्सेस गेन करते थे. सो दिस वाज कॉल्ड व्हाट, फ्यूडल सिस्टम. ठीक है, जिसमें
साथ गुलाम बना के रखा जा रहा था, ठीक है। इट वॉज नॉन एज व्हाट, सर्फडम, एग्रीकल्चरल सर्फडम, ठीक है। तो उसने सबसे पहले इस फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है, कि भाई ये जो सामंतशाही वाला सिस्टम है ये रहेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट व्हाट ही डिड, अब जब फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि भाई पीजेंट्स को गुलाम बनाया जाता था, तो जो पीजेंट्स थे उनको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। फ्रॉम विच प्रैक्टिस, फ्रॉम सर्फडम, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो स्लेवरी थी उसको खत्म कर दिया उसने और किसानों को सर्फडम प्रैक्टिस से फ्री कर दिया। इसके साथ साथ जो मेनोरियल ड्यूज थे, यानी जो सामंतों से कर्जे ले रखे थे, किसने, कर्जे तो नहीं लिए होंगे, मतलब कि उनके ऊपर जो जो एक तरह से टैक्सेस का जो बर्डन था, जो इकट्ठा होकर एक डेट बन गया था, एक कर्ज बन गया था, उसको भी उसने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। यानी पीजेंट्स को हर तरह के टॉर्चर से उसने क्या किया, फ्री कर दिया। नेक्स्ट व्हाट ही डिड, he removed guild restrictions। अब क्वेश्चन ये आता है कि गिल्ड क्या थी, तो गिल्ड वाज an organization of the traders, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले व्यापारियों की, मर्चेंट्स की क्या थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो अब पहले ऐसे होता था, जैसे सपोज ये एक टाउन है, ये एक टाउन है, ये मिलान हो गया, ये वर्षा हो गया, ठीक है। तो जब मिलान के ट्रेडर को वर्षा में ट्रेड करना था, तो मींस उन्हें वो वर्षा के ट्रेडर की परमिशन के बिना वहां ट्रेड नहीं कर सकते थे। हर एरिया में एक ऐसा मर्चेंट ग्रुप होता था, एक ऐसा ट्रेडर ग्रुप होता था जो लाइक उस पर्टिकुलर एरिया में अपनी मनमानी करता था, ठीक है। और बहुत सारे बैरियर्स थे कि वो वर्षा में नहीं जा सकते थे और वर्षा के मिलान में नहीं आ सकते थे, मिंज में नहीं जा सकते थे, फाइन। ये डिफरेंट क्या थे, वहां पर टाउन्स थे, ठीक है, सिटीज थे। तो इस तरह से सबसे पहले उसने और क्या किया वहां पर, जैसे स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, इन रीजन में जो मैंने अभी टाउन्स के नाम बताए, जैसे मेंज, मिलान, वर्सा, ये सारे ही किसके टाउन्स थे, इटली के, जर्मनी के, ठीक है। तो बेटा वहां से उसने सबसे पहले गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया फ्रॉम द टाउन्स, कि भाई किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की व्यापार से संबंधित कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, आप फ्रीली का क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं किसी भी टाउन में जाकर। फाइन, इससे क्या हुआ, इससे जो ट्रेड था वो डेवलप हुआ, ऑब्वियस है, ट्रेड डेवलप हुआ, बिजनेस पर्सन को इसका फायदा हुआ। फाइन, नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें उसने सुधार किया, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसमें उसने सुधार किया। इसके साथ साथ उसने यूनिफॉर्म लॉज लागू किए, यानी हर जगह पर एक जैसे कानून लागू किए। ऐसा नहीं था कि भाई जो इटली था वहां पर अलग होगा, जर्मनी में अलग होगा, क्योंकि उस टाइम तो नेशन स्टेट ही नहीं थे, ये नेशन स्टेट ही नहीं थी, ठीक है। तो अब उसने सबसे पहली बात जो की वो क्या की, यूनिफॉर्म लॉज को लागू किया। जैसे आज भारत भी आज इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्टेप बढ़ा रहा है ना, यूसीसी की बात चल रही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूरे भारत में सब लोगों के लिए एक जैसे कानून, नो मैटर कि विच रिलीजन यू आर फॉलोइंग, नो मैटर विच कास्ट रिलेटेड टू यू, फाइन। तो ऐसा ही उसने भी क्या, यूनिफॉर्म एक जैसे लॉज लागू किए सबके लिए। इसके साथ साथ वेट और मेजर को उसने स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है, मतलब कि जैसे कि मेजरमेंट के लिए हम लाइक लेंथ मेजर करते हैं या फिर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो आज जो स्टैंडर्डाइज यूनिट हम मेजर करते हैं वही मेजरमेंट के लिए उसने क्या की, स्टैंडर्डाइज यूनिट को मेजर किया। नॉन स्टैंडर्डाइज यूनिट पहले बहुत यूज हो रही थी यूरोप में, जैसे कि किसी ट्रेडर को कपड़ा सेल करना, ठीक है, कोई टेक्सटाइल ट्रेडर है, तो सपोज उसे मिलान में जाना है, मेंज में जाना है या फिर उसे वर्सा में जाना था, तो क्या हो रहा था, उसके लिए अलग अलग नॉन स्टैंडर्डाइज यूनिट को फॉलो किया जा रहा था। फाइन, तो अब उसने इस चीज में इंप्रूवमेंट किया, जिससे ट्रेड को क्या हुआ और डेवलपमेंट मिली, ट्रेड में व्यापार और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाया, ठीक है। इसके साथ साथ उसने और क्या किया, यूज ऑफ कॉमन नेशनल करेंसी, यानी कि हर जगह पर जहां जहां पर भी नेपोलियन बोनापार्ट का कंट्रोल था, ऐसी टेरिटरीज जहां जहां उसने अपनी आर्मी भेजी, जहां जहां उसने अपना कंट्रोल किया, वहां पर एक सिंगल करेंसी अलाउ कर दी कि एक ही करेंसी में क्या होगा, ट्रेड होगा। फाइन, हर एरिया की अलग अलग करेंसीज नहीं होंगी, ठीक है। तो अब ये तो थे सारे के सारे सुधार जो नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किए, कहां पर, ऐसे एरियाज में जहां उसका कंट्रोल था और जहां उसने अपनी आर्मीज को लीड किया, किस चीज के लिए, अपना रूल सेटअप करने के लिए। फाइन, लेकिन इन सब से ये तो समझ आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छे रूलर थे, लेकिन अब हर अच्छे के साथ कुछ न कुछ तो बैड भी जुड़ा ही रहता है। जैसे कोई भी हम काम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ लोग हमें कहेंगे इसमें ये ठीक है, कुछ
उसकी कमियां भी रह जाती हैं। तो इन द सेम वे देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड, लाइक सम ऑफ द ड्रॉबैक्स यू कैन सी हियर, लाइक पीपल्स रिएक्शन, कि लोगों की रिएक्शन क्या थी। जहां जहां पर भी फ्रेंच आर्मीज गई, French armies were considered as what harbinger of modernization। उन्हें अग्रणी समझा गया कि वो क्या लेकर आएंगे, मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे, सुधार लेकर आएंगे, नो डाउट लेकर आए, नो डाउट। बट जहां जहां आर्मी पहुंची वहां वहां से डेमोक्रेटिक रूल को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। डेमोक्रेटिक रूल खत्म हुआ मतलब क्या, कि आपकी कुछ कुछ जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स थी वो क्या हो गई, छीन ली गई आपसे। मतलब कि आपको जो राइट था रॉन्ग के अगेंस्ट बोलने का वो खत्म, ठीक है। तो जो लोगों की रिएक्शंस थी वो क्या थी, मिक्स्ड रिएक्शंस थी। समवेयर पीपल वर हैप्पी, दे वर वेलकमिंग द फोर्सेस ऑफ फ्रेंच एंड नेपोलियन फोर्सेस यू कैन से, बट वेरी सून द पीपल बिकेम होस्टाइल। बहुत जल्दी ही वो क्या फील करने लगे, मतलब शत्रुता फील करने लगे, दुश्मनी फील करने लगे, किससे, आर्मी से। कि जहां जहां आर्मी दिखती है उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ अब सही नहीं होने वाला, कुछ तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। और हो भी रहा था, क्यों, क्योंकि कुछ एक ड्रॉबैक्स उस सिस्टम में भी थी। लाइक अब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो लागू किए, ये सारे सुधार तो उसने लागू किए जो अभी अभी हमने डिस्कस किए, लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी दैट डिड नॉट गो हैंड टू हैंड, यानी उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली, ठीक है। जैसे राइट टू स्पीच, ये फ्रीडम नहीं मिली। पीपल खुलकर अपनी प्रतिक्रिया किसी भी बात के लिए जाहिर नहीं कर सकते थे। रीजन क्या था, ऑब्वियसली मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा तो ऑब्वियसली उसको क्या दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। तो इट लेट द अबॉलिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, कि लोगों से उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन गई। इसके साथ साथ लोगों पर टैक्सेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए टैक्सेस, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू करने थे उसके लिए पैसे की जरूरत थी और इसके लिए लोगों पर हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए गए। फाइन। एंड जो आर्मी, इतनी बड़ी जो आर्मी थी जिसके साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने एक ड्रीम देखा था पूरे यूरोप को कन्क्वेयर करने का, उसको फुलफिल करने के लिए भी उसने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। इसके साथ साथ ही इंपोज्ड सेंसरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरशिप? सेंसर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गाइड कर लो। देखो जैसे कि आपने सुना ही होगा, किसी भी मूवी को लाइक हॉल में पब्लिश करने से पहले ही आप क्या, हमें ये सुनने को मिलता है सेंसर बोर्ड के द्वारा पास की गई है। तो सेंसर का मतलब क्या होता है, ऐसी पावर जो किसी भी एक्टिविटी को क्या कर सकती है, कर्व कर सकती है, स्टॉप कर सकती है। तो उसने भी क्या स्टार्ट कर दिया, पावर ऑफ सेंसरशिप, ठीक है, लॉ ऑफ सेंसरशिप, जिसके अकॉर्डिंग नेपोलियन बोनापार्ट की मर्जी के बिना किसी भी चीज को कहीं पर भी सर्कुलेट नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे एक्टिविटीज जो अगेंस्ट मोनार्किकल, जो अगेंस्ट मिलिट्री डिक्टेटर थी, उन सारी एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया गया। लोगों से उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली गई। फाइन। इसके साथ साथ फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी, और जबरदस्ती भर्ती की जाने लगी। कहां से, कॉमन एरिया से, टाउन से, सिटीज से, ठीक है। जबरदस्ती लोगों की भर्ती की जाने लगी, कहां पर, आर्मी में। फाइन। तो ये कुछ एक ड्रॉबैक्स है किसकी, नेपोलियन की, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप देखोगे कि जहां पर ड्रॉबैक्स दी हुई है वहां पर दो पिक्चर्स है। एक पिक्चर है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को एज अ पोस्टमैन शो किया गया है 1813 में। ऐसा क्यों हुआ, उन्हें पोस्टमैन क्यों दिखाया गया है, क्योंकि वो लिप्जिग जो एक जगह है बेटा, जर्मनी का एक पार्ट है, वहां पर वो क्या हो गया था, 1813 में हार गया था, जर्मनी ने हार गया था। तो अब वो एज अ पोस्टमैन वो एक कैरी कर रहा है अपनी बैग पर, एक बैग जिसमें से कुछ लेटर्स फॉल हो रहे हैं। वो जो लेटर्स फॉल हो रहे हैं दिस सिंबलाइजेस द टेरिटरी और द रीजन विच ही लूज, ठीक है, जिनको वो क्या कर देता है, हार जाता है। राइट। सो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर गिवन देयर। एंड पहले ही मैंने बताया है कि आप पिक्चर को प्लीज आप एक तरह से बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, जो भी सोर्सेज है उन पर भी और पिक्चर्स पर भी, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पिक्चर से रिलेटेड पूछता है एग्जामिनर। सेकेंड थिंग, जो केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो सीबीएसई ने अपलोड किए हैं सैंपल पेपर, वो आपके सोर्सेज से रिलेटेड है। सो प्लीज बी केयरफुल टुवर्ड्स ऑल दीज। एंड कल हम डिस्कस करेंगे कि अरिस्टोक्रेसी का क्या हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस इतनी ईजी तो नहीं ही थी। अरिस्टोक्रेसी का क्या हुआ और अब उस अरिस्टोक्रेसी को खत्म करने के लिए मिडिल क्लास का क्या रोल रहा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इन मेन पॉइंट्स की पिक ले सकते हैं। थैंक यू।